गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस को छोड़ देना, उसके अलावा 12 अन्य मंत्रियों और एक्स एमएलएज का कांग्रेस को छोड़ देना और ये कहना कि गुलाम नबी आजाद जिस दिशा में ले जाएंगे हम उस दिशा में जाने के लिए तैयार हैं। और ये सब कुछ इस समय क्यों? इस सब पर चर्चा करने के लिए, समझने के लिए कि गुलाम नबी आजाद का क्या ये जो मंशा है एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाने की, एक नई पार्टी बनाने की, वो खरी उतर पाएगी या जम्मू कश्मीर में राजनीति के ऊपर गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने का क्या असर पड़ेगा? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी, जो कांग्रेस के कामकाज के ऊपर और साथ ही में राजनीतिक जो भी हलचल जम्मू कश्मीर में होती है उसके ऊपर कड़ी नजर बनाए रखते हैं। जुनैद जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि आपने देखा कि आज गुलाम नबी आजाद के ही गुट के कुछ लीडर्स जो माने जाते हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में कहें, पूर्व मंत्रियों में कहें, एक्स एमएलएज थे और कांग्रेस में ही जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके अलग अलग पोजीशंस पर रहे जितने लीडर्स थे, टोटल 64 लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। 12 उसमें से माने जा सकते हैं जो सिग्निफिकेंट लोग थे, बाकी भी अपने लेवल पर जो है बीडीसी से, डीडीसी से सरपंचेस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, कहा जहां गुलाम नबी आजाद ले जाएंगे वहां हम जाने के लिए तैयार हैं। ये समय कैसे देखते हैं कि इस समय इस्तीफा देना, जहां इलेक्शंस को लेकर अभी कुछ मालूम नहीं है कि इलेक्शंस कब तक होंगे, ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शंस बिल्कुल सर पर आ गए हैं तो कांग्रेस छोड़कर जो है वो लीडर्स जा रहे हैं, समय को कैसे देखते हैं? जहां तक समय के ताल्लुक है, पहले तो पल्लवी जी, आज जितने भी लीडर्स ने इस्तीफा दिया है इसके लिए पहली बात अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ये सभी गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के लोग हैं, ये सभी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं और इन सबको ये कहा जाता था एक समय में कि ये गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं, गुलाम नबी आज़ाद के साथी हैं, ये बार बार इनके बारे में कहा जाता था। अब आज जो टूटे हैं लोग वो गुलाम नबी आज़ाद के ऑलरेडी अपने लोग हैं, पहली बात। दूसरा, कांग्रेस के खेमे से कोई ऐसा आदमी गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में नहीं गया जिसको लेकर ये कहा जाए कि ये तो गुलाम नबी आज़ाद के खेमे का आदमी था नहीं, इसने पार्टी क्यों छोड़ दी। मिसाल के तौर पर गुलाम अहमद मीर, मिसाल के तौर पर गुलाम अहमद मीर के अलावा अन्य कई नाम हैं कश्मीर के, तारिक हमीद करा हैं, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज हैं, अन्य कई और लीडर हैं, उनमें से कोई भी नहीं गया। मूला राम अभी कांग्रेस में बने हुए हैं, रमन भल्ला कांग्रेस में बने हुए हैं, योगेश साहनी कांग्रेस में बने हुए हैं, अन्य कई और नेता, सतीश शर्मा, मदन लाल शर्मा के सुपुत्र अभी कांग्रेस में बने हुए हैं। अब अगर इनके खेमे में से कोई निकल कर जाता तो आप फिर ये समझा जा सकता था कि अंडर करंट है कहीं गुलाम नबी आज़ाद को लेकर, जिस अंडर करंट को इन लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया और पार्टी छोड़ दी। दूसरा, आपने कहा इस समय, देखिए जहां तक समय का ताल्लुक है, समय के बारे में इस समय आप कुछ भी नहीं कह सकते। नई दिल्ली में जो सरकार है वो कब चुनाव की घोषणा करे कोई पता नहीं। हो सकता है आपका अक्टूबर में जो ये अक्टूबर में आपकी वोटर्स का वो जो सिलसिला प्रोसेस शुरू हुआ है, यहाँ पर वोटर एनरोलमेंट मुकम्मल हो जाए, आपके इलेक्टोरल रोल्स फाइनलाइज हो जाएं और आपको कह दिया जाए कि भाई दिसंबर में आपके यहाँ चुनाव में, दिसंबर जनवरी में आपके यहाँ चुनाव हो जाएं, तो चुनाव किसी भी समय आप जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, ये तो तय है। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरी अपनी ये रीडिंग है सिचुएशन की, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ब्रेक थ्रू किया, ब्रेक थ्रू ये किया उन्होंने कि जब कोई भी नई दिल्ली के साथ बात करने के लिए राजनीतिक दल तैयार नहीं था या कोई भी राजनीतिक दल पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने के लिए तैयार नहीं था, तो तब सैयद अल्ताफ बुखारी सामने आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज की शुरुआत करवाई। ठीक है, वो गए, नई दिल्ली से बातचीत की, अपना एक दल तैयार किया, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाई और हमने ये भी देखा कि उन्हें फॉरेन सरकार ने अकोमोडेशन भी दिया, सिक्योरिटी भी तब मिल दी, सारी सहूलियात जितनी भी चाहिए थी वो सब उनको मिल गई। उसके बाद दूसरा दल आया जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो पीएजीडी से अलग हो गया और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया और उसमें भी एक सिग्निफिकेंट चीज हमने ये देखी कि जिन लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर बैंक में बेजाब्तगी के मामले थे, जिनके खिलाफ एसीबी का मामला बना हुआ था, जिनको एसीबी प्रोब कर रही थी, वो लोग भी जब अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए तो वो सारी चीजें जो है वो ठंडी पड़ गई। तो कहने का मतलब ये कि एक एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट की भी कोशिश थी। तीसरा एक्सपेरिमेंट की कोशिश ये थी, जो सुनने में भी आ रहा था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक बड़ा धड़ा अलग होकर एक नई नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार करेगा, वो भी सुनने में खबरें आई थी, बीच में खबर एक चली भी थी, जिसका बाद में खंडन जो है उस समय याद होगा आपको कि जिसका बाद में खंडन उसी एक नेता ने किया। उसने बाज़ाब्ता उस समय हिंदू में वो खबर चली और उन्होंने सिर्फ खंडन ही नहीं किया बल्कि उन्होंने उस समय धमकी दी हिंदू को कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा
अगर आपने क्या कहती हैं खबर जो है फौरन विड्रॉ नहीं की तो उसके बाद हिंदू को खबर विड्रॉ करनी पड़ी। मुझे लगता है जहां तक गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं कि भाई क्या पोजीशन है मेरी। अगर एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो कांग्रेस में ऑलरेडी 2 फैक्शंस बने हुए थे, ये बात पब्लिक भी जानती है कि जिस समय गुलाम अहमद मीर अलग से रैलीज कर रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद अलग से जो है वो रैलीज कर रहे थे। जब भी कोई कांग्रेस की मीटिंग होती थी उसमें गुलाम नबी आज़ाद जो है मिसिंग होते थे। हालांकि बाद में गुलाम अहमद मीर कहते थे कि हमने उनके लोगों से बात की, हमने उन्हें न्योता दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर वो नहीं आए थे। तो ये सारी बातें ऑलरेडी कांग्रेस में बनी हुई थी। क्या समझते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन क्या था जिसकी वजह से इस समय गुलाम नबी आज़ाद ने डिसाइड कर लिया कि ये समय सही है, अब मैं कांग्रेस छोड़कर जा रहा हूं? क्योंकि जो माना जाए कि अलग अलग तनातनी जो है वो कांग्रेस के अंदर बनी हुई थी उस समय भी, जब गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कांग्रेस का हिस्सा ही थे। तो जितनी भी चीजें उन्होंने अपनी चिट्ठी में मेंशन की है वो सारी चीजें जो है वो इंटरनली ऑलरेडी कांग्रेस में हाई लेवल पर कम्युनिकेट कर रहे थे। अपनी नाराजगी भी जो है वो कांग्रेस के जता भी रहे थे और पब्लिकली भी वो मैसेज ऑलरेडी चला गया था कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो पार्टी की वर्किंग से खुश ज्यादा नहीं है। तो कांग्रेस छोड़ने के समय क्या सोचते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि राज्यसभा में भी सीट नहीं मिली, वो एक कारण है, या AICC में जो है वो कहीं उनका नाम मिसिंग था, या फिर जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन की कि मुझसे कंसल्ट नहीं किया जा रहा था, हालांकि कांग्रेस ने उसका भी खंडन किया है। तो क्या समझते हैं वजह क्या थी एंड व्हाट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन? देखिए जहाँ तक लास्ट नेल इन द कॉफिन का ताल्लुक है, गुलाम नबी आज़ाद लगभग पिछले 6 महीने से लगातार खबरें आ रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद किसी वक्त कांग्रेस छोड़कर अपना एक दल बना सकते हैं। उसके बाद इस खबर की पुष्टि उनके खेमे के लोग भी करते थे। ठाठरी में उन्होंने बहुत बड़ी रैली की, उस ठाठरी की रैली को लेकर भी लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद वो गुलाम अहमद मीर के खेमे के साथ नहीं चल रहे थे, वो भी एक सच्चाई है। लास्ट नेल इन द कॉफिन मुझे लगता है कि विकार रसूल को जब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद को ये लगा कि चूंकि जो अभी तक जानकारी हम जुटा पाए उस जानकारी के मुताबिक आखिरी मौके पर उन्होंने कहा था या तो पीरज़ादा मोहम्मद सैयद को आप अध्यक्ष बनाइए या गुलाम मोहम्मद सरूरी को बनाइए, इन दोनों में से किसी एक को बना दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने तय किया कि हम थोड़ा नौजवान अध्यक्ष बनाएंगे, उन्होंने विकार रसूल को अध्यक्ष बनाया। जब उन्होंने विकार रसूल को अध्यक्ष बनाया तो गुलाम नबी आज़ाद को यह लगा कि जो बात मैंने कांग्रेस को कही थी वो मेरी बात मानी नहीं गई, और दूसरा उससे पहले राज्यसभा के लिए गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा मिल रही है, ये खबर चली। जब ये खबर चली तो उसके बाद 30 तारीख तक हम लोग इंतजार करते रहे कि शायद गुलाम नबी आज़ाद को कल राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा, लेकिन राज्यसभा का मेंबर भी नहीं बनाया गया। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हालांकि उनको मान सम्मान दिया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में उनको बुलाया गया, लेकिन जो उनकी पहली पोजीशन थी अब वो पोजीशन पार्टी में रही नहीं थी। अब वो पोजीशन उनकी ना तो CWC में थी ना ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थी। अब गुलाम नबी आज़ाद ने खुद भी कहा है कि राहुल गांधी ने वो सम्मान जो है सीनियर्स को नहीं दिया जिस सम्मान के सीनियर्स हकदार हैं। उन्होंने खुद कहा कि राहुल गांधी जो है वो रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस को चला रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिलाकर G23 की जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी के लिखने के फौरन बाद ही तनातनी शुरू हो गई थी। राहुल गांधी को और गांधी परिवार को वो ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा आपने जो बात घर परिवार के अंदर होनी चाहिए थी वो परिवार के बाहर आपने जो है सड़क पर बाजार में कर दी, आपने लोगों के बीच में ये बात कर दी। एक तो तनातनी वहां से शुरू हुई। तनातनी शुरू होने के बाद बहुत सारी चीजें बीच में ऐसी हुई हैं, क्योंकि कई चीजें तो पल्लवी जी पब्लिक में आती हैं जो आपको और मुझे पता चलती हैं, लेकिन कई चीजें टेलीफोनिकली, कई चीजें आप मिलना चाहते हैं समय नहीं मिल रहा, आप बात करना चाहते हैं आपसे बात नहीं हो रही है। तो इनमें से कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और लास्ट नेल इन द कॉफिन मुझे लगता है विकार रसूल को जब अध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष बनाने से एक साफ मैसेज जो है गुलाम नबी आज़ाद को यह दिया गया कि जम्मू कश्मीर के मामले में आपसे राय तो जरूर ली जाएगी, लेकिन राय लेने का मतलब कतई भी ये नहीं होगा कि आपकी बात मानी जाएगी। अब किया वही, अब होगा कांग्रेस में वही जो कांग्रेस के एक तो इंटरिम प्रेसिडेंट तो है सोनिया गांधी, लेकिन एक कांग्रेस में प्रथा चलती आई है कि एक अध्यक्ष होता है और एक सुपर अध्यक्ष होता है। तो सुपर अध्यक्ष ने जो कह दिया वो बात आखिरी होगी, तो सुपर अध्यक्ष ने कह दिया विकार रसूल बनेगा, तो विकार रसूल को अध्यक्ष बनाया गया। आई प्रोबेबली फील दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। और लेकिन साथ में ये भी जरूर कहूंगा बाकी और कई फैक्टर्स एज अ वर्ड ऑफ कॉशन कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी बनाने जा रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है, ये लगभग 6 महीने पहले की एक्सरसाइज है। 6 महीने से एक्सरसाइज चल रही थी। लास्ट नेल इन द कॉफिन की विकार रसूल को अध्यक्ष बनाया गया। और यहां तक कांग्रेस के सर्कल्स में जाकर तो पता चलता है कि कांग्रेस को तो ये तक डर हो गया था कि अगर हमने गुलाम नबी आज़ाद
की बात मानी और गुलाम मोहम्मद सरूरी को अध्यक्ष बनाया तो कहीं गुलाम मोहम्मद सरूरी पार्टी ही लेकर जो है अलग ना हो जाएं, तो ये डर और ये खौफ भी उनके बीच में था। इसके लिए ये भी समझना चाहूंगी कि आउट ऑफ पावर कांग्रेस जो है उसको अभी 8 साल ही हुए हैं, वहीं गुलाम नबी आजाद की खुद की अगर बात की जाए तो अभी तक भी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में थे। तो आपको लगता है कि कंप्लीटली आउट ऑफ पावर होना और उसके बाद फिर कांग्रेस में धीरे धीरे साइडलाइन होते रहना, ये एक वजह बनी है जिसकी वजह से उन्हें लगने लगा कि अब कांग्रेस के तो आने वाले समय में कोई जीतने के चांसेस या कोई ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि अपने लेवल पर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, कोई कोशिश की जाए, क्या पता उसमें से कुछ निकल आए। देखिए, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक है, अगर आप उनकी चिट्ठी पढ़ेंगी तो उनकी चिट्ठी का 1.5 सफ़ा, 1.5 से भी ज्यादा मुझे लगता है, ढाई मान लीजिए, उसमें तो उन्हें खुद ही वर्णन करके एक्सप्लेन किया कि इस पोजीशन पे रहा हूं, ये रहा हूं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कांग्रेस में रहा हूं। अब इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कांग्रेस में रहने के बाद, कांग्रेस में मान सम्मान मिलने के बाद, ये सारा मतलब वो सारे का सारा तो उन्होंने खुद अपनी क्रोनोलॉजी बता दी कि मैं कहां कहां पर रहा हूं। अब इस सारी क्रोनोलॉजी को देखने के बाद एक व्यक्ति किस चीज से आहत हुआ और उसने क्यों पार्टी छोड़ दी, ये कांग्रेस को भी असमंजस में डाल रहा है। यानी कांग्रेस के नेता भी खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को आखिरकार क्या चीज थी जो खटक गई, जिसके चलते उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहने के बाद, और अब जो चीज कांग्रेस के नेता बताते हैं वो कहते हैं कि जी डिसग्रेसफुल अब उसमें यह है कि आपने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के बाद जो आपका कद है, जो आपकी पोजीशन थी पार्टी में, वो कद और वो पोजीशन ये डिमांड करता था कि आप ग्रेसफुली पार्टी छोड़ते, और ग्रेसफुली पार्टी छोड़ने के बाद अगर आप टिप्पणी भी करते तो इस तरह की तीखी टिप्पणियां नहीं करते जिस तरह की तीखी टिप्पणियां आप कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस गुलाम नबी आजाद ने नहीं छोड़ी है, कांग्रेस इससे पहले और भी बहुत सारे नेताओं ने छोड़ी। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने, मुझे याद है कि एक स्टेटमेंट भी दिया था जिस समय पार्लियामेंट में जो है प्रधानमंत्री ने, जिस समय वो राज्यसभा छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने जो बयान दिए थे, उसके बाद एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करूंगा उस दिन काली बर्फ पड़ेगी। इस तरीके के भी बयान आए थे। उसके बाद फिर ये कहना कि मैं 24 कैरेट जो है वो कांग्रेसी हूं, वो तो रिसेंटली जब वो डोडा आए थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे। तो बार बार उनका ये असर्ट करना कि नहीं मैं कांग्रेस हूं, मैं कांग्रेस में ही हूं, मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस में ही बना रहूंगा, और उसके बाद फिर पार्टी छोड़ देना। देखिए, जहां तक 24 कैरेट कांग्रेसी है, विचारधारा से तो गुलाम नबी आजाद 24 कैरेट कांग्रेसी हर वक्त रहेंगे, विचारधारा की का जहां तक ताल्लुक है। और ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी वो ज्वाइन करने वाले नहीं है। दल वो जो भी बनाएंगे, वो दल जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि वो दल जो है धर्मनिरपेक्ष दल होगा और मैं सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये बातें उन्होंने कही हैं। तो उस हिसाब से तो जो 24 कैरेट कांग्रेसी की बात उन्होंने कही है वो तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैचारिक तौर पर अगर आप कांग्रेस की विचारधारा को ही आगे ले जा रहे हैं, वो चाहे आप किसी भी रूप किसी भी स्वरूप में लेके जाएं तो ठीक है, वैचारिक तौर पर आप कांग्रेस को आगे लेकर जा रहे हैं तो ठीक है, वहां तक वो 24 कैरेट कांग्रेसी हैं। लेकिन 24 कैरेट कांग्रेसी होने के बाद मैंने आपको कहा ना कि ये तमाम जो वो बयान दे रहे थे उससे उनकी कोशिश थी, जो मैं रीड कर सकता हूं, मेरी अपनी असेसमेंट है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनको ये समझ में आए कि दैट ही इज रिलायबल, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं, रिलायबल हैं, विश्वास करने के लायक हैं, अविश्वास की कोई भावना पार्टी के लीडरशिप में नहीं होनी चाहिए, वो कोशिश उन्होंने की होगी। लेकिन ये जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं, पारिवारिक पार्टियों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इन पारिवारिक पार्टियों में दिक्कत ये है कि क्योंकि परिवार चलाता है पार्टी को, तो परिवार के किसी एक आदमी के कान में अगर किसी ने कुछ फूंक दिया तो उस फूंकने के बाद आप अगर गंगा भी नहा के आ जाएंगे ना, तो उसके बाद भी ये वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। अब इस तरह का मतलब वातावरण है। आप अगर हज भी चले जाए ना, हज से आप वापस होकर आ जाएं कि जनाब मैं हज करके आ गया तो अब मतलब मेरे सारे पाप जो है वो धुल गए हैं, तो मानने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे कि नहीं एक बार फिर करके आ जाओ। तो इस तरह की सूरत हाल होती है। पारिवारिक पार्टियों में विश्वास बनाए रखना है आपको एक परिवार का। जब तक वो परिवार आपके ऊपर विश्वास करता है तब तक आप राजनीति करेंगे, लेकिन जब वो परिवार आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देता है तो आपकी राजनीति खत्म। विश्वास की अगर बात की जाए, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद ये कहा कि मैं नेशनल लेवल पर एक ऑल्टरनेटिव तैयार जो है वो करने की कोशिश करूंगा, एक नेशनल लेवल पार्टी। गुलाम मोहम्मद सरूर ने भी यही कहा कि वो नेशनल लेवल पर पार्टी बनाना चाहते हैं जो कि बीजेपी का मुकाबला ही करेगी, क्योंकि इस समय सत्ता में बीजेपी ही है। नेशनल ऑल्टरनेटिव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में केवल गुलाम नबी आजाद ही नहीं थे जिन्हें हाईकमांड से प्रॉब्लम थी। ऑलरेडी G23 ग्रुप जिन्हें कहा जाता था, उन्हें जो है वो कांग्रेस से परेशानी थी। वो चिट्ठी में सारी बातें जो है वो कह चुके थे। उन G23 में से कपिल सिब्बल ऑलरेडी जो है वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। अब गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाकी जो G23 के लीडर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर एक साथ
G23 के सभी लीडर्स ने इस्तीफा दिया होता कांग्रेस से और एक पार्टी का गठन किया होता, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट मैसेज जाता कि एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बनने लगा है, या इस समय गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ देना और बाकी G23 लीडर्स का किसी का भी, अभी तक कांग्रेस को किसी ने नहीं छोड़ा है, ना कोई इस तरीके का बयान दिया है कि वो इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जो क्रोनोलॉजी चल रही है? देखिए, जहां तक ताल्लुक आपने कहा नेशनल ऑल्टरनेटिव, G23 के सारे मेंबर अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो कोई नेशनल ऑल्टरनेटिव नहीं बना सकते। आई एम डिसमिसिंग इट एज अ जर्नलिस्ट। हो सकता है नेशनल टेलीविजन चैनल पर कोई कहे कि ये कोई बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बना पाएंगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं बना पाएंगे। उसका कारण है G23 में 15 से 18 के करीब करीब वो लोग हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं, थोड़े मुझे लगता है 2-3-4 लोग हैं जो लोकसभा के मेंबर हैं। अब जो आए ही राज्यसभा में हैं, दूसरा आप जिन जिन क्षेत्रों से आते हैं, जिन जिन राज्यों से आते हैं, आपकी पोजीशन अपने राज्य में क्या है, क्या आप सभी लोग अपने अपने राज्यों में गुलाम नबी आजाद हैं? और तीसरा, अगर आपको नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाना है तो नेशनल ऑल्टरनेटिव ऐसे नहीं बनता कि G23 मेंबर का एक मेंबर इस्तीफा देता है, दूसरा मेंबर समाजवादी पार्टी में चला जाता है, दो अलग अलग हो गए तो कपिल सिब्बल वापस आएंगे, संभावनाएं कम है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर उनके मैंडेट के ऊपर राज्यसभा के मेंबर बने हैं, तो G23 का एक मेंबर तो गया। आनंद शर्मा का जहां तक ताल्लुक है या बाकी नेताओं का जहां तक ताल्लुक है जो अभी भी सदस्य है राज्यसभा के, क्या आपको लगता है कि वो राज्यसभा की जो मेंबरशिप है अपनी उससे इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा देकर कहेंगे जी हम G23 बनाएंगे, एक नेशनल ऑल्टरनेटिव तैयार करेंगे। तीसरा, अगर नेशनल ऑल्टरनेटिव गुलाम नबी आजाद ने बनाना होता तो नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए आपको दिल्ली बैठना है, नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए आपको पूरे भारत का भ्रमण करना है और सारे भारत का भ्रमण करके आपको लोगों को अपने साथ लाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपने, जिस दिन गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, अगर कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, जो सिग्निफिकेंट स्टेट्स हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जो भी स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है, जो भी कमजोर से कमजोर स्ट्रक्चर जो भी उनका वहां पर है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस्तीफे हो जाने चाहिए थे। सब जगह भरमार हो जानी चाहिए थी इस्तीफों की कि जनाब फलां जगह पर महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने गुलाम नबी आजाद के हित में इस्तीफा दे दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने कहीं इस्तीफा नहीं दिया। नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए आप अगर नेशनल ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहे थे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज इस्तीफा दे दिया, अब बाकी लोग मेरे साथ इस्तीफा देकर आ जाएंगे। वो हुआ नहीं। G23 में ही संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। संदीप दीक्षित ने चिट्ठी लिखकर कहा कि गुलाम नबी आजाद, जिसने G23 की तरफ से चिट्ठी लिखी थी, वो गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस से चला जाता तो कांग्रेस को नुकसान होता, लेकिन ये वो गुलाम नबी आजाद गया है जो जिसने इस्तीफा पार्टी से दिया है। तो ये G23 का तो मैंने पहले ही कहा, कपिल सिब्बल चला गया, दीक्षित चला गया, जो राज्यसभा के सांसद हैं वो आएंगे नहीं, तो आप बताइए नेशनल अल्टरनेटिव आप तैयार कैसे करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट ये, इस समय आपका मुकाबला विपक्ष में किसी कमजोर दल से नहीं है, आपका मुकाबला विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के का काम करने का जो तरीका है और जो संगठन है, संगठन इतना मजबूत है कि इस मजबूत संगठन के साथ अगर आपको टकराना है तो आपके पास नेशनल लेवल पर इतने बड़े कद का लीडर होना चाहिए जितने बड़े कद के नेता 1977-79 में भारत में थे। आपको आज भी जयप्रकाश नारायण ढूंढना होगा, कोई आपको आज भी ढूंढना होगा कि आपको चंद्रशेखर आजाद कोई मिल जाए, आपको वीपी सिंह कोई मिल जाए, आपको ढूंढना होगा पीवी नरसिम्हा राव, आपको ढूंढना होगा इन नेताओं में कि आपके पास कोई क्या उस कद के, उस काट के नेता हैं जो इस तरह का आंदोलन खड़ा कर सके। आपके पास आंदोलन खड़े आंदोलन खड़ा करने वाले नेता, तो आंदोलन जब आप खड़ा करने की क्षमता रखते हो तब जाकर आप एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बीजेपी के खिलाफ बन सकते हैं। अदरवाइज, लेट मी से इट वेरी फ्रैंकली, वी मे डिसमिस कांग्रेस टुडे कि जी कांग्रेस इज स्पेंट फोर्स, खत्म हो गई कांग्रेस, ये कांग्रेस वो, बट द रियलिटी इज कांग्रेस हैज मोर देन 700 MLAs और इस वक्त बेशतर स्टेटों में, जहां आसाम में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस। गुजरात के उन कांग्रेसियों को मुबारक करिए, 5वीं 6ठी टर्म है वहां पर बीजेपी की, लेकिन वहां भी कांग्रेस के 60 से ज्यादा विधायक हैं। तो हाउ कैन यू सिंपली इग्नोर ऑल दीज फैक्ट्स एंड से कांग्रेस तो खत्म हो गई? कर्नाटका में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कौन है? पंजाब में इस वक्त अपोजिशन पार्टी कौन है? हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस है। तो यू वांट टू से आंखें बंद कर लो, कांग्रेस कहीं नहीं है। सो दैट नेवर हैपेंस। रियलिटी इज गुलाम नबी आजाद हैज कम आउट ऑफ कांग्रेस. He is talking about a national alternative.
but I do not see him being able to frame a national alternative. अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लीडर ने जो है वो जरूर इस्तीफा दिया है कांग्रेस से, गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में वो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुकाबला अगर भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैडर, वर्कर्स बहुत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैडर, वहीं अन्य पार्टी जो जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं काफी समय से, उनके पास कैडर है। गुलाम नबी आज़ाद जो अलग हो गए हैं, उनके साथ जो लीडर्स गए हैं, आपको लगता है कि ये कैडर का मिसिंग होना कहीं ना कहीं, या कैडर का भी अब आपको दोबारा से अब नई पार्टी को एक स्ट्रक्चर देना है, वर्कर्स को साथ जोड़ना है, युवाओं को साथ जोड़ना है, तो उसमें समय तो लगेगा। तो फिलहाल जो है वो कैडर का मिसिंग होना कहीं ना कहीं जो है वो हानिकारक साबित होगा गुलाम नबी आज़ाद की इस नई पार्टी जो भी शक्ल से मिलती है उसके लिए। देखिए, एक बात तो है पल्लवी, लेट अस नॉट डिसमिस एवरीथिंग। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक रीजनल पार्टी नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाने की बात की और उसका एक आउटफिट जम्मू कश्मीर में भी वो बनाएंगे। जहां तक इन तमाम नेताओं का ताल्लुक है, एक बात मैं साफ कर दूं कि जब तक गुलाम नबी आज़ाद जम्मू नहीं आते, क्योंकि 4 सितंबर को उन्हें जम्मू आना है, और जम्मू आने के बाद जब वो आम जनमानस के साथ संपर्क साधेंगे, संपर्क साधने के लगभग 1 महीने के बाद, क्योंकि अभी गुलाम नबी आज़ाद ने अभी इस्तीफा दिया है, तो 15 दिन के लिए सारे चैनलों की खबर है। 15 दिन के बाद वही लोग जो गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में थे और कल तक कांग्रेस को अलग अलग पैनल्स पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब वो पैनल्स पर गुलाम नबी आज़ाद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नेशनल ऑल्टरनेटिव, वंस इट इज अ बिग नेशनल ऑल्टरनेटिव, तब जाके आपको बुलाया जाएगा, अदरवाइज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में गुलाम नबी आज़ाद यहां आएंगे, जनसंपर्क शुरू करेंगे, जनसंपर्क का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, उसके बाद हमको ये देखना होगा कि जब वो जनसंपर्क करेंगे, उस जनसंपर्क के रिस्पॉन्स के बेसिस पर हम लोग फिर ये तय कर सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के आने के बाद राजनीतिक समीकरण जम्मू कश्मीर में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि इन तमाम लीडरों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोजीशन ये है कि इनमें से ताराचंद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन उनको मुकाबला टक्कर वहां पर जबरदस्त है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसी तरीके से गुलाम मोहम्मद सरूरी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा कोई दिक्कत उनको है नहीं। अच्छा, उसके बाद आप आइए डॉक्टर मनोहर लाल, उन्हें बिलावर से लड़ना है, बीजेपी के पास भी वहां स्ट्रॉन्ग कैडर है। अच्छा, इसी तरीके से अन्य सभी लीडरों के मैं एक एक लीडर का नाम ले लेकर आपको सुना सकता हूं। गुलाम नबी आज़ाद जब आते हैं तो क्या होगा, पहली बात तो ये कि क्या जनसंपर्क साधते हैं वो। दूसरा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा पीडीपी के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों से भी कितने लोग ऐसे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद, मैं जानता हूं बड़े सारे लोगों को गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं। ये करीबी कितने ऐसे होंगे जो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद का साथ देने के लिए आएंगे, वो भी देखना होगा। फिर आपने बात की कैडर की, पल्लवी जी, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की विडंबना यही है कि अगर सरूरी साहब पार्टी छोड़कर चले गए तो सरूरी साहब के साथ ही सारा कैडर चला गया। अगर ताराचंद जी पार्टी छोड़कर चले गए तो ताराचंद जी सारा कैडर लेकर चले गए। उसका रीजन ये कि आपने लोकल लेवल पर लीडरों की ग्रूमिंग नहीं की। आपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को यह नहीं बताया तुम ताराचंद के ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं हो, कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हो। आपने सरूरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में इंदरवाल के ब्लॉक प्रेसिडेंट को यह नहीं बोला कि बेटा तुम सरूरी के ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो। जब आप नेता के कहने पर ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो अपनी मनमर्जी का ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाता है, वो अपनी मनमर्जी का बूथ का अध्यक्ष बनाता है, वो अपनी मनमर्जी का लीडर बनाता है, तो वो आपका लीडर नहीं होता। अब आप बीजेपी में देखें, वहां वैचारिक तौर पर लोग संघ के साथ जुड़े हुए हैं, फिर लोग बीजेपी में आए हैं, तो ब्लॉक प्रेसिडेंट, अब देवेंद्र सिंह राणा को एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिल गई, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, या श्यामलाल शर्मा को अखनूर की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रमुख नेता उनके पास बैठे थे और बड़ा आदर मान सम्मान सत्कार के साथ उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैं वहां एक चीज यही एनालाइज कर रहा था कि देखो, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये कल तक बीजेपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट था, कल तक ये ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है बीजेपी के उस नेता के साथ था जो इसका नेता था, लेकिन श्यामलाल के आने के बाद फौरन ये इधर आ गया। तो वो किसका ब्लॉक प्रेसिडेंट है? वो ब्लॉक प्रेसिडेंट श्यामलाल का नहीं, पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। जिधर पार्टी ने कहा वहां चले गए। अभी देवेंद्र सिंह राणा है, बीजेपी के सारे जितने भी नीचे मंडल के लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, सब समर्थन किसका करते हैं? देवेंद्र सिंह राणा का। लेकिन कल अगर राणा साहब पार्टी छोड़ दें
तो सिर्फ जो उनके लॉयलिस्ट है वो उनके साथ निकल जाएंगे, मगर ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं छोड़ेंगे, जिला अध्यक्ष कहीं नहीं जाएगा, बाकी लोग कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहां से आए हैं, वो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़कर आए। कांग्रेस की बदकिस्मती ये है, मुमताज खान, एजाज खान कांग्रेस छोड़ देते हैं, बड़ा आराम से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अपनी पार्टी में चले गए। क्यों भाई? हमें कांग्रेस क्या देगी, हमारे तो अपने लोग हैं सर, हमें तो इन लोगों ने जिताना, हमें कांग्रेस थोड़ी जिताना है। इसी तरीके से जुल्फिकार चौधरी की हम बात करें, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। क्यों भाई? मेरे अपने सारे लोग हैं, इन्होंने मुझे जिताना है, मुझे कांग्रेस को क्या, मुझे क्या करना, क्या कहते हैं, पीडीपी को। जहां पर नेता को यह पता हो कि मुझे जिताने वाला मेरा वर्कर, मेरा कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि मुझे जिताने वाले मेरे लोग हैं, तो वहां पर आपको इन सब चीजों की परेशानी, कैडर की परेशानी नहीं होती। हां, गुलाम नबी आजाद जब आएंगे, कैडर को चलाना है, चलाना एक मुश्किल काम है, वो मैं मानता हूं। चलाना यानी रैली करनी है जी, 100 गाड़ियां दे दो, फला करना है जी 200 गाड़ियां दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं, इन सब चीजों को लेकर हमको गुलाम नबी आजाद पे नजर रखनी चाहिए। पर वो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, वो ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। मगर तब भी मैं आपको कहूंगा पल्लवी जी, वी हैव टू वेट। गुलाम नबी आजाद आएंगे, जम्मू में कैसा उनको रिस्पॉन्स मिलता है, उसी पर हम लोग फिर तय कर पाएंगे कि गुलाम नबी आजाद आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे। दैट इज व्हाट्स नेक्स्ट फॉर गुलाम नबी आजाद। अब अगर बात की जाए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कांग्रेस नाउ, अब इतने सारे लीडर्स चले गए हैं, कैडर जैसे आपने कहा कि लीडर्स के साथ अगर मूव कर चुका है, और कांग्रेस के लिए तो एक तरीके से एम्प्टी प्लेइंग फील्ड हो गई है कि अब जितने भी वर्कर्स थे जो पहले सोचते कि हमें पता नहीं मौका कभी मिले कांग्रेस में ऊपर आने का या नहीं, जब लीडर्स चले गए तो वो स्पॉट्स जो है वो खाली हो गई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज खाली हो गई हैं। अब कांग्रेस के लिए व्हाट शुड बी द वे? देखिए पल्लवी जी, जब किसी भी जब इस तरह का कोई भी इवेंट होता है, इस इवेंट के बाद इसमें दो चीजें, एवरी डिजास्टर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्यों? एवरी डिजास्टर ब्रिंग्स यू टू थिंग्स, वन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ, एंड सेकेंडली अ रियलिटी चेक, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक तो रियलिटी चेक हो गया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, और तीसरा आपको पार्टी रिबिल्ड करनी है। अब कांग्रेस को इस समय जम्मू कश्मीर में तो सारी कांग्रेस खाली हो गई, अब इनके पास कौन है? युवा नेता। अब इनके पास कौन है? वो नेता जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, जो आजाद के खेमे के नहीं थे, जिनकी आजाद के साथ बनती नहीं थी, वो सारे नेता इनके पास है। और अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस, कश्मीर से कोई नेता जो है गुलाम नबी आजाद, कोई बड़ा नेता गुलाम नबी आजाद के साथ अभी तक नहीं गया। बड़ा नेता पीरज़ादा मोहम्मद सैयद, गुलाम अहमद मीर, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, अच्छा अन्य और कई नेता, कई नाम हैं। तो वहां से अमीन भट्ट हैं, बाकी लोग हैं, वो भी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे आर नॉट सो सिग्निफिकेंट एज गुलाम अहमद मीर एंड एवरीबडी एल्स। अब जहां तक इन कांग्रेस का अब ताल्लुक है, आपको रीबिल्ड करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपको रीबिल्ड करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, और आपको शुरुआत अब दोबारा से शून्य से करनी है। शून्य से शुरुआत करके आपको आगे जाना है। और एक बात कांग्रेस के सभी नेताओं को मुझे लगता है जहन में रखनी होगी कि अगर बीजेपी 52 साल तक इंतजार करती है सत्ता में आने के लिए, तो आपको तो 8 ही साल अभी हुए सत्ता से बाहर गए हुए। बड़े नेता जो आपके जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद हम पार्टी के बाहर निकलकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पार्टी की प्रलय आ गई। बड़े नेता ये सोच रहे पार्टी की प्रलय आ गई है, हम चले जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। कोई भी दल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लीडर के, किसी भी व्यक्ति के आने या जाने से ना खत्म होती है ना कमजोर होती है। वक्ती तौर पर इस वक्त कांग्रेस मुश्किलों में है, वक्ती तौर पर कांग्रेस इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई है, और एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त देश पर राज कर रही है, और वो ताकत पॉलिटिकल पार्टी 24/7 राजनीति कर रही है। इसी पॉलिटिकल पार्टी से कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। यू हैव टू बी अ पॉलिटिशियन 24/7 365 डेज इफ यू वांट टू टेक ऑन बीजेपी। अगर आप ये सोचेंगे कि जनाब एक दिन मेरा मूड मॉर्निंग में आ गया, मैं चला राजनीति करने के लिए, तो बात बनेगी नहीं। और कांग्रेस के बाकी जितना भी नेतृत्व बचा है, उनको भी एक बात समझनी चाहिए कि एवरी डिजास्टर ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। ये विकार रसूल के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो दल को मजबूत कर सकते हैं। क्या वो इस स्ट्रेस, इस परेशानी से, क्योंकि उनके लिए तो डबल झटका है, एक तो उन्हीं लोगों ने उनको बाहर कर दिया जिनके वो खास थे, जिनके वो करीबी थे उनके, और उसके बाद उनको पार्टी को दोबारा से खड़ा करना है। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन कांग्रेस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कांग्रेस इफ दे कैन ग्रैब इट, इफ दे कैन टेक इट। इफ दे वोंट टेक इट, तो होगा यही कि और 10-15 दिन के बाद खबर आएगी कि जनाब
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी गुलाम नबी आजाद के साथ जाकर मिल गए। ये दैट इज व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, बिकॉज ये इट इज अ गेम ऑफ नर्व्स कि कैन यू कीप योर सेल्फ काम, और क्या आप बड़ी पिक्चर देख रहे हो। जैसे मैंने आपको बड़ी पिक्चर पल्लवी जी एक ही है, गुलाम नबी आजाद आएंगे, यूफोरिया 15 दिन के बाद खत्म हो गया होगा। इस यूफोरिया के खत्म होने के बाद जब गुलाम नबी आजाद रैलीज करेंगे, बीजेपी भी रैली करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रैली करेगी, पीडीपी भी रैली करेगी, कांग्रेस भी रैली करेगी। सभी दल जब मैदान में उतर आएंगे, इनके मैदान में उतरने के बाद ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जब तक गुलाम नबी आजाद बीजेपी को लगेगा कि ठीक है बीजेपी ये अस्ट्रायल डिस्ट्रिक्ट डोडा में इनका कुछ थोड़ा बहुत वोट है तो चलो अगर वहां ले जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय अगर बीजेपी को यह लगा कि जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर जो गढ़ हैं बीजेपी के, अगर उनको लगने लगा कि यहां भी यहां हमारे वोट पर अब सेंध मारने लगे हैं गुलाम नबी आजाद, आई कैन एश्योर यू दे विल हैव टू प्ले द पॉलिटिक्स टू एंश्योर दैट इट डज नॉट हैपन। मान लीजिए कल बलवंत सिंह मनकोटिया अपनी आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं, और ये कांग्रेस के नेता जो गुलाम नबी आजाद का, माफ कीजिए कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद के साथ चले जाते हैं, या मान लीजिए कोई और नेता, बड़ा नेता जो है वो कांग्रेस में चला जाए, गुलाम नबी आजाद के साथ जाता है, तभी मैंने आपको कहा ये जितने भी नेता, अच्छा इन नेताओं को एक बेनिफिट हो गया, कांग्रेस में जाकर इन्हें ये लग रहा था कि जनाब हम कांग्रेस में हैं तो इस वजह से हम हार, क्योंकि नेशनल लेवल पर कांग्रेस की इस वक्त हालत खराब है, इसीलिए हम तो हारेंगे। अब नेशनल कांग्रेस का कोई टैग इनके ऊपर नहीं है, अब ये खुले हैं, अब झंडा गुलाम नबी आजाद का है, तो गुलाम नबी आजाद के झंडे के नीचे अब इन लोगों को चलना है, सो दे आर इंडिपेंडेंट नाउ। तो अब जब ये लड़ाई लड़ने जाएंगे तो ये नहीं कह सकते कि जनाब हम राहुल गांधी की वजह से हार गए, अब ये नहीं कह सकते कि जनाब सोनिया गांधी टाइम पे नहीं आई तो इसलिए हम हार गए, अब ये नहीं कह सकते कि वहां पर जयराम रमेश ने ये बयान दे दिया इसलिए हम हार गए। ये सब चीजें अब खत्म, अब इनको ग्राउंड पर उतरकर दिखाना है कि हम क्या करेंगे। और अंत में गुलाम नबी आजाद का जहां तक ताल्लुक है, वो नेशनल ऑल्टरनेटिव अगर उनको बनाना है तो जम्मू कश्मीर पर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए आपको दिल्ली बैठना है, और आपको दिल्ली में 24 घंटे बैठना है, सुबह शाम बैठना है, संपर्क में रहना है सारे नेताओं के, तब जाकर नेशनल ऑल्टरनेटिव बनेगा। ये नेशनल ऑल्टरनेटिव ऐसे नहीं बनता कि आप 4 महीने रहेंगे जम्मू कश्मीर में, यहां चुनाव हो गए और उसके बाद आप मार्च में चले जाएंगे दिल्ली, कहेंगे जी अब मैं नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाऊंगा। मान लीजिए आप चुनाव यहां हार गए और आपका हो गया अमरिंदर सिंह, तो क्या करेंगे फिर? अगर आप अमरिंदर सिंह जैसा हाल आपका हो गया तो क्या करेंगे फिर, कहां जाएंगे? क्योंकि आप कतई ये मत सोचिए कि बीजेपी किसी भी सीट पर कॉम्प्रोमाइज करेगी। जो बीजेपी आज कह रही है हम कुपवाड़ा लड़ेंगे, जो बीजेपी आज कह रही है कि हम श्रीनगर की एक सीट जीतेंगे, आपको लगता है कि जम्मू संभाग में वो थाली पर परोसकर आपको सीटें दे देंगे? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। पॉलिटिक्स इज अ वेरी डेंजरस थिंग, और सियासत में जब आप हैं तो आप जीतने के लिए हैं। आप बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं कहेगा आई एम कंफर्टेबल आजाद साहब को 15 सीटें दे दो, वो नहीं होता भाई। क्यों? मेरा कैंडिडेट वहां पर है, मजबूत कैंडिडेट है, मैं क्यों किसी को सीट दूंगा अपनी? और अगर मेरी ही पार्टी जीत कर सरकार बना सकती है, व्हाई शुड आई सर्च फॉर एन एलाई? तो इसलिए दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव टू बी केप्ट इन माइंड। ओवरऑल पल्लवी जी 15 दिन का यूफोरिया है, लेट दिस यूफोरिया डाई डाउन। जब ये यूफोरिया खत्म हो जाएगा उसके बाद जब डू यू थिंक गुलाम नबी आजाद का ये पार्टी बनाना इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बीजेपी और इज इट गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर बीजेपी? इट इज बोथ वेज। ये बीजेपी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। देखिए, पहली बात तो हमको ये समझनी है कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो ऐसी हैं जहां कोई फर्क बीजेपी को पड़ने वाला नहीं। डिस्कंटेंट लोगों के बीच में है, लोग नाराज हैं बीजेपी से, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। युवाओं में रोष है, किसानों में गुस्सा है, बाकी लोगों में गुस्सा है, लेकिन ना ही मोदी फैक्टर खत्म हुआ है, ना ही, और अब नया फैक्टर आया है योगी फैक्टर। तो मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है, योगी फैक्टर भी अभी काम कर रहा है। तो जब योगी फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर्स के चलते बीजेपी को ज्यादा परेशान होने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्कंटेंट लोगों में है। अब अगर वो डिस्कंटेंट चैनलाइज हो जाता है और वो डिस्कंटेंट चला जाता है गुलाम नबी आजाद के पास, तो बीजेपी के लिए खतरा है। लेकिन अगर वो डिस्कंटेंट चैनलाइज नहीं होता और गुलाम नबी आजाद को लेकर एक धारणा बन जाती है डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, इन इलाकों में, रजौरी, पुंछ के इलाकों में, कि जनाब ये डी टीम है, सी टीम है बीजेपी की, अगर ऐसी कोई धारणा बन जाती है तो गई भैंस पानी में, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर गुलाम नबी आजाद। लेकिन वैसा होगा नहीं। गुलाम नबी आजाद की एक छवि, एक पहचान लोगों के बीच में वहां पर है। सिर्फ मैंने आपको कहा कि डोडा में तो वो जो करेंगे वो करेंगे, किश्तवाड़, रामबन में जो वो करेंगे करेंगे, रजौरी, पुंछ में जो वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें नजर हमारी जो है वो कठुआ, सांबा,
रियासी, उधमपुर, जम्मू, इन शहरों के ऊपर हमारी नजर है। यहां जब गुलाम नबी आजाद आते हैं, क्या पब्लिक रिएक्शन मिलता है? वो डिस्कंटेंट अगर चैनलाइज गुलाम नबी आजाद की तरफ हुआ तो याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रातों को भी जाग जाग कर वोटरों को कन्विंस करना होगा भाई वोट हमें डालना, ठीक है। गुलाम नबी आजाद के फैक्शन के लोग तो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस इज आवर नेचुरल एलाय। नहीं, वो नेचुरल एलाय तो अभी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट टू साउंड कि दे आर अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त गुलाम नबी आजाद के खेमे के लोग नेताओं की सबसे बड़ी कोशिश होगी, वो ये कोशिश होगी कोई हमें ये ना कहे जम्मू कश्मीर में कि हम एनसी पीडीपी के खिलाफ हैं, कोई हमें ये ना कहे कि हम सेकुलर फोर्सेस के खिलाफ। पहली कोशिश उनकी यही है, तो वो यही कहेंगे कि जनाब हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से एलाई होंगे, फलांग से एलाई होंगे, क्योंकि एलाई कौन कहां पर होगा वो तो जब चुनाव खत्म होंगे उसके बाद की बात है। लेकिन मैंने आपको कहा ये दो धारी तलवार है गुलाम नबी आजाद, हो सकता है आए और जम्मू कश्मीर में कमाल कर जाए, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा नेताओं को लेकर उनके साथ जो टीम है उस टीम को लेकर जब हम आंकलन करते हैं तो आंकलन करने से साफ तौर पर यह पता चलता है कि उनका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में टक्कर का एक लीडर बैठा हुआ जिसके साथ उनकी पूरी पूरी टक्कर है। गुलाम नबी आजाद को मोदी जैसा कुछ करना होगा कि मतलब जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहीं खड़े हो गए तो फिर तो मतलब आपकी जीत ही जीत, वो है दैट इज स्टिल देयर। तो अगर गुलाम नबी आजाद वैसा कोई यूफोरिया क्रिएट कर पाए क्या, तो फिर तो कुछ भी संभव है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वी विल हैव टू वेट एंड वॉच what happens across जम्मू रीजन वंस गुलाम नबी आजाद। पर बीजेपी के लोगों को भी सोना नहीं होगा, जागे रहना होगा। यह ना हो कि वो ऐसे आराम से बैठ जाएंगे जनाब कोई बात नहीं, ये तो डोडा बदरवा किश्तवाड़ में कुछ करेंगे। डिस्कंटेंट है लोगों के बीच में। ये जो आपका कल बंद हुआ, isn't this a message to बीजेपी? दिस इज अ मैसेज टू बीजेपी कि उनके गढ़ में आपके ओल्ड सिटी में बंद हुआ और ओल्ड सिटी में उन एरियाज में बंद, दुकानें बंद, छन्नी सभी एरिया। सबसे बड़ा गढ़ बीजेपी का जम्मू ईस्ट माना जाता है। जम्मू ईस्ट बीजेपी का गढ़ कि मतलब जो मर्जी हो जाए, बीजेपी काम करे नहीं करे, वोट बीजेपी को जाएगा। अगर वहां तमाम दुकानें बंद हो रही हैं, अगर वहां तमाम कारोबारी दुकानें बंद करें, एंड आई एम नॉट रेडी टू बाय दिस आर्गुमेंट कि जी किसी ने जबरदस्ती, आप ओल्ड सिटी में जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं करा सकते। आप जो मर्जी हो, ओल्ड सिटी में लोग दुकानें अपनी मर्जी से बंद करते हैं, आप जबरदस्ती बंद नहीं करा सकते। तो बीजेपी हैज टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज डिस्कंटेंट अमंग पीपल। उस डिस्कंटेंट को एड्रेस किया जाना चाहिए और बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं उनको भी ये अंडरस्टैंड करना होगा दैट अपॉर्चुनिटी हैज ऑलवेज बीन देयर। लेकिन हर राजनीतिक दल ने लोगों के साथ जो संपर्क बनाना चाहिए था वो संपर्क नहीं बना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि फिलहाल जो एनालिसिस में पता चल रहा है यही कि गुलाम नबी आजाद जब जम्मू कश्मीर आएंगे 4 सितंबर को, तब जाकर उसके बाद मालूम चलेगा कि लोगों के साथ किस तरीके का जनसंपर्क वो साधते हैं। और वहीं कांग्रेस के लिए अब ये मौका है, ये एक फेज है जो गुजर जाएगा, लेकिन साथ ही में कांग्रेस के लिए मौका है ये दिखाने का कि अब वो गुलाम नबी आजाद के चले जाने के बाद और इन सभी लीडर्स के चले जाने के बाद जिनको लेकर जो है कांग्रेस में भी ये सेंटिमेंट था कि इनकी वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, कि अब उनके चले जाने के बाद अब वो पार्टी को मजबूत करते हैं तो करते कैसे हैं।